हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 500+1 लर्नर क्वेश्चन का मैराथन क्लास लेके आए हैं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का रैपिड रिवीजन है। किसी प्रतियोगिता एग्जाम देने जाने से पहले देखकर जाएं, क्योंकि प्राचीन भारत से पूछे जाने वाले प्रश्न आपसे न छूटें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। करा वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पाषाण युग के नाम से जानते थे। पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण युग, दूसरा हो जाएगा मध्य पाषाण युग और तीसरा हो जाएगा नव पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो क्या था? शिकार करना और फल फूल को संग्रह करना था। करा पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो प्रथम आविष्कार क्या था? तो आग था। करा पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो क्या था? तो कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो किससे बनाते थे? तो कठोर पत्थर से बनाते थे। करा पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना जाता है? तो 4000 से लेकर 2000 के ईसा पूर्व के काल को क्या माना जाता है? तो नव पाषाण युग माना जाता है। करा प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नव पाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? तो क्या है? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नव पाषाणिक का मतलब क्या होता है? तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। करा पशुपालन व कृषि के बाद नव पाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया, जिसको हम चक्का बोलते हैं, यानी चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस युग में पहली बार मातृ देवी पूजा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो किस युग में? तो नव पाषाण युग में मिलता है। करा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो यानी चाक, यानी जो चक्का पर जिस पे बनाते थे, जैसे पहिया, उसी को बोलते हैं। तो नव पाषाण युग हो जाएगा। करा मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ था? तो नव पाषाण युग में हुआ था। मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी थी? तो किस युग में सीखी थी? तो नव पाषाण युग में सीखा था। और तांबे की खोज मानव ने किस युग में किया था? तो मध्य पाषाण युग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती शुरू की थी? तो गेहूं और जौ की थी। आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब भीमबेटका से हुआ, जो कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है आर्कियोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी, जिसको कहते हैं पुरातन अवशेष। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? तो तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक यानी 200 ताम्र पाषाणकालीन बस्तियों का पता चला है? तो महाराष्ट्र में चला है। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया है? तो गुंगेरिया, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ताम्र पाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? तो पशुओं का हुआ है। ताम्र पाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया था? तो कांसा धातु ने। कांसा संभवतः ताम्र पाषाण काल में पूजनीय पशु था। तो क्या था? तो सांड था। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता का काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का प्रथम
सर्वप्रथम पता कब तथा किन के उत्खनन से हुआ है? तो 1920 से 21 ईस्वी में पता लगाया गया है और दयाराम साहनी एवं जॉन मार्शल के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के पूरा अवशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? तो हड़प्पा में पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? तो किस आकार के था? तो आयताकार आकार का था। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल था, तो दूसरा कौन हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल है तो आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पूरा स्थल कौन सा हो जाए? तो सूतकांगेडोर, जो दासक नदी के किनारे है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो मिल गया आगे क्वेश्चन में, दासक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो शहरी व व्यापारिक। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था? तो नगर योजना। किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। कैसा ईंट था? तो नक्काशीदार कच्ची ईंट था। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरा स्थल जहां मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, तो लोथल की। किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ था? तो अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता के अब तक के ज्ञात सभी नगरों में से किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना जाता है? तो धौलावीरा को माना जाता है। हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिल्पकारी करना। किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने की कारखानों का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व चन्हुदड़ो से मिला है। किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी यानी कि डॉकयार्ड, जिसको बंदरगाह का प्रमाण मिला है? तो लोथल में। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? तो 2:16 के अनुपात में थी। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की थी? तो कपास की थी। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं एवं जौ था। मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं व जौ था। किन हड़प्पा पुरास्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल व रंगपुर से क्या मिला है? तो धान की खेती का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बनावली में क्या मिला है? तो जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज सर्वोत्तम है? तो मोहरे क्या है? तो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किन की है? तो नारी की है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है? तो मोहरों से मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भावचित्रात्मक था। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 ईस्वी में प्रकाश में आया था। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई थी? तो सिंधु लिपि आया था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो किस से लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मात्र देवी की उपासना प्रचलित थी।
किन हड़प्पा पुरास्थलों से यज्ञीय यानी कि हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियों प्राप्त था? तो हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आध रूप या पशुपत रूप को चित्रित किया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था तो क्या था? तो पीपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुब्बड़ वाला साढ़ को अधिक पवित्र मानते थे। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? तो मात्र सत्तात्मक था। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो रोपड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात राज्य में खोजे गए थे। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? तो धौलावीरा। किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का नखिलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस युग की। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी? तो लोथल, सुरकोटदा व कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? सर जॉन मार्शल। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन? तो 2 भाग में किया गया। पहला हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल का समय कितना से कितना है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो ऋग्वैदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों जैसे ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तरवैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं? तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय को क्या कहते हैं? तो उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो आर्य कहा जाता था। आर्य मूल निवास से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया, जिसको बैक्टीरियाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर मैक्समूलर के द्वारा दिया गया था। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाएं? तो इंडो आर्य कहलाएं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब के सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था और कौन कौन था? तो 4 वर्ग में था। कौन कौन? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र था। आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर होता था। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म के आधार पर होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/16 भाग लिया जाता था। वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे।
कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो प्रजापति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उत्तर वैदिक धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ करना था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती नदी को पवित्र माना गया। वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो वेकनौट कहा जाता है, वेकनौट कहा जाता है। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, तो कैसा यज्ञ उसको कहते थे? तो अश्वमेध यज्ञ। और वैदिक काल में सौर प्रदर्शन या मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, तो वाजपेयी यज्ञ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद था। तो किस ग्रंथ में ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का है। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? तो बृहद्रथ था। तो मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो बृहद्रथ ने किए थे। तो महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहद्रथ का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो राजगृह ने। बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? तो प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य किसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो जीवक को। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीलिया ने जॉन्डिस पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, वह अवंती का शासक था, तो प्रोद्यौत थे। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका पुत्र अजातशत्रु ने बैठा था। तो अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुनिक। क्या बोलते हैं? तो कुनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म के था। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था? तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन यानी कि उदयन ने बैठा था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो पाटलिपुत्र कर दिया था राजगृह से। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म के था। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था? तो अवंती का मगध में विलय था। क्या था? अवंती का मगध में विलय था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? तो नागदशक था। तो 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग ने। तो शिशुनाग कौन था? तो नागदशक का मंत्री था। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो पाटलिपुत्र से वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना? तो कालाशोक। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ ले आया था? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो नंदीवर्धन को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो कुरु, पांचाल, मिथिला और कलिंग था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद के शासक काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन घनानंद को युद्ध में पराजित कर किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
करा मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई तथा किस विजय से इसका अंत हुआ? तो अंग से शुरू हुआ था, कलिंग से यानी कि इनका अंत हुआ था। करा मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था तो शिशुनाग वंश था। करा पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो सोन व गंगा के नदी के संगम पर बसा है। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो कुसुमपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार ने करवाए थे। करा मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापद्म नंद ने किए थे। बिंबिसार के राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो तक्षशिला से लिए थे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? वह किसका पुत्र था? तो सिकंदर का जन्म 365 ईसा पूर्व और फिलिप द्वितीय का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक था? तो कहाँ था? तो मकदूनिया का शासक था। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्ष की अल्पवायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना था? तो 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू हुआ था? 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? तो सिकंदर का महान सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुरु यानी पोरस था। पुरु और उसका शासक कौन था? तो पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडे स्पीच का भारतीय नाम क्या है? तो वितस्ता यानी झेलम। करा सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंपकर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर गया था? तो सेल्यूकस को। कर सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? तो सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ था। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो एरियन है। कौन है? एरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस अर्थात आधुनिक कंधार नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर ने किए थे। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसका लेखक कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन हो जाएगा? इंडिका। और इसका लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। करा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? उसकी माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी माता का नाम मूरा था। करा चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो तक्षशिला से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा चंद्रगुप्त ने बोल रहा तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार किए थे? तो चाणक्य थे। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध हुआ था जो असफल रहा? तो मगध के विरुद्ध हुआ था। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? तो यानी कि पंजाब और सिंध के विरुद्ध था और यूनानियों को पराजित किया था। किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया था? तो घनानंद की हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा चंद्रगुप्त मौर्य की मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। करा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? तो चाणक्य ने किए थे। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो मेगास्थनीज को नियुक्त किया है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ से किस धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? तो जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे। करा श्रवण बेलगोला में
चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण से हो गई थी? तो 298 ईसा पूर्व में उपवास से हो गया था, यानी उपवास के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में बैठे थे। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो भद्रसार, यानी कि उसी को वारिसार भी कहते हैं। यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अमित्र घाट की, अमित्र घाट की। तो अमित्र घात शब्द का क्या अर्थ होता है? तो शत्रु विनाशक होता है। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहते थे? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहते थे। कर बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनियस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटीओकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? बाद में उसने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो पहले ब्राह्मण का धर्म का था, उसके बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। बिंदुसार बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के था, आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राजा था? तो अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन था, यानी कि अवंती का उपराजा था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देव नाम प्रिय की। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोकवर्धन कहा गया है। सिहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है? तो प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक के किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है? तो मास्की व गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किस गैर मौर्यकालीन अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख में। अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया? तो ब्राह्मी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अशोक ने अपनाया था। भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक अपने गद्दी पर बैठने के 8वें साल के बाद हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन दिए थे? तो उपगुप्त ने दिए थे और वह मथुरा के रहने वाले थे। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा किए थे? तो बोध गया का यात्रा किए थे। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और कहाँ? तो तीसरी किया गया था और पाटलिपुत्र में किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के
शिलालेखों को क्या कहा, राज्य देश या शासन देश कहा जाता है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन है? तो 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अशोक के बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है? तो शिलालेखों की संख्या 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभलेखों की भाषा व लिपि क्या है? तो भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए थे? तो 8वां अभिलेख से पता चलता है। अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख है? तो 13वां अभिलेख है। कौन है? तो 13वां अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी और कब तथा किसके द्वारा? तो प्रथम शिलालेख कौन था? तो गिरिनार, जो कि 1822 ईस्वी में खोजा गया था और कैप्टन लेटार्ड ने खोजे थे। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा था? तो भाब्रू शिलालेख में बोला था। अशोक के गुहालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 है। अशोक के गुहा या गुफा लेख कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो बराबर की पहाड़ी, जो गया में पड़ता है, जो बिहार राज्य में है। करे बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं का नाम क्या है? तो सुदामा, जिसे विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य थे। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो तक्षशिला थे। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। करा, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त हैं। किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्व है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो इंडिका में। चाणक्य अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? तो मेगास्थनीज का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। तो उज्जैन किस मौर्य शासक की राजधानी रही? तो अशोक की। अशोक ने अपने काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को भेजा था। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी व खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है, अर्थात जो दुतरफा शिलालेखों में लिखा गया है, तो येरागुड्डी लघु शिलालेख में। करा, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी थे। शुभद्रांगी। किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों यानी दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद में विभाजित किया गया है? तो किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किए थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कब तथा किसके द्वारा मगध में शुंग वंश की स्थापना की? तो 187 ईस्वी में बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंगों की पहली राजधानी कहाँ थी? शुंगों की पहली राजधानी पाटलिपुत्र था। करा, शुंगों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में। कहाँ है? तो विदिशा। कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पुष्यमित्र के शासनकाल में पहली बार किसके नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था? तो डेमेट्रियस के नेतृत्व में। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो मिनांडर उर्फ मिलिंद का। पुष्यमित्र द्वारा कराए गए यज्ञ में
उसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 148 ईसा पूर्व में हुआ था। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अग्निमित्र हुआ। शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य वसुदेव ने मार डाला? देवभूति थे। कौन थे? तो देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना किए थे? तो सिमुक किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राजधर्म घोषित किया? तो वैदिक धर्म को। मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के राज स्थान पर राजभाषा घोषित किया? तो संस्कृत को। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो विदिशा था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की है? तो किसने की है? मनु ने किए हैं। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य या टीका लिखा है? तो पतंजलि। किस ग्रंथ से शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति से। कर्ण वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षचरित है। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा तथा पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। सिंधुक व स्फटिक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना गया है? तो सिमुक को जाना जाता है। सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने 7 कर्णों की उपाधि धारण की है? तो सातकर्णी प्रथम ने। किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया? तो महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तूप के द्वारा सातकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? तो सांची स्तूप में। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया व पार्थिया पर किसका आधिपत्य रहा? तो सेल्यूकस निकेटर का। किस यवन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस ने। यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ है? तो गंधार शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो सबसे पहला अभिलेख था रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ अभिलेख, जो प्राकृतिक भाषा में था। भारत में काव्य रूप में लिखा गया प्रथम अभिलेख है तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शक क्षत्रप ने व किसकी देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील यानी काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम था, जो सुविशाख थे। शकों के बाद भारत आने वाली जाति थे। शक के बाद पल्लव आए थे। तो पल्लवों के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पार्थियाई या पार्थियन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पल्लवों के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्के व शिलालेख हैं। पल्लव कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के था? तो ईरान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पार्थियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ है? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कैडफाइसिस थे। कुजुल कैडफाइसिस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी अफगानिस्तान की। सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो बौद्ध धर्म की अनुयायी को। कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो भीम कैडफाइसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कनिष्क प्रथम ने बना था। कनिष्क प्रथम ने कब तक
कब तथा किस नाम से एक नए संवत का प्रचलन किया था? तो 78 ईस्वी में शक संवत का प्रचलन किया था। कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फिरोजपुर, जो कि पेशावर में पड़ता है। सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय थी कश्मीर विजय। सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो महायान का बौद्ध धर्म। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने दीक्षित किए थे। तो कनिष्क प्रथम का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाला महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नागार्जुन। नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो माध्यमिक सूत्र में। कनिष्क प्रथम के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला एवं संस्कृति के दो महान केंद्र थे। कौन कौन थे? तक्षशिला और मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गंधार कला व मथुरा कला का। गंधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पेशावर था। गंधार कला शैली का प्रधान विषय क्या है? तो बुद्ध का जीवन चरित्र है। गंधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है बामियान की बुद्ध मूर्ति। तो कहाँ है? तो बामियान अफगानिस्तान में स्थित है। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? तो पेशावर में। बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को कहा गया है। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा गया है? तो महाविभाष सूत्र को कहा गया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो भीम कैटफाइसिस ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी किए थे। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। तो श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराज की। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने कब यानी गुप्त संवत चलाया और किस उपलक्ष्य में? तो 319 से 320 ईस्वी में चलाया था। अपने राज्य आरोहण के स्मृति में चलाए थे। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी नाम था। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी थे। किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन व व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयोग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? तो हरिसेन थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। तो दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन था? तो अर्म का दर्व थे। अमर का दर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो महेंद्रादित्य की। कुमार गुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? तो कार्तिकेय देवता का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त बना था।
स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में से उसके हूनों व म्लेच्छों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर हूनों के पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करवाया था? तो सुदर्शन झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 467 ईस्वी में। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो पुरुगुप्त ने बना था। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो ग्राम है। गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूमि कर है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो एक मथुरा हो जाएगा और दूसरा सारनाथ था। गुप्त कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देने को मिलता? तो अजंता एवं बाघ की गुफा यानी मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो स्वर्ण धातु की। गुप्त काल की मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट है करती है? तो सम्राटों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करती है। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो गरुड़ मुद्रा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे व सिक्कों का प्रचलन कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है महरौली लौह स्तंभ का। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली के किस गुप्त शासक ने संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र कौन थे? तो पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैन था। गुप्त काल के दो प्रमुख विश्वविद्यालय थे तक्षशिला व नालंदा। गुप्त काल को किस भाषा का साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो कालिदास था। गुप्त संवत का प्रारंभ किस गुप्त शासक ने कब किया था? तो 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम गीत काव्य किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को। वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश की रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित है। गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र किसकी गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है? उसका रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमरकोश को रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह है। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्र गोमिन है। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किन्हें माना जाता है? तो आर्यभट्ट को माना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया और त्रिकोणमिति पर का आधारशिला रखी है? तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया था? तो आर्यभट्ट ने। दशमलव का सिद्धांत किसने दिया था?
तो आर्यभट्ट ने दिया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को। नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ है? तो धन्वंतरि। किसके द्वारा? धन्वंतरि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक का कविराज के उपनाम से भी जाना जाता था? तो समुद्रगुप्त की। किस गुप्त शासक को इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त को। कहाँ से गुप्त काल में व्यापारिक निगमों के 274 मोहरे प्राप्त हुए हैं? तो वैशाली बिहार से। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड से विद्वान था, कौन था? तो वीरसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नालंदा बिहार से। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचनाएं हैं? भर्तृहरि की। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो स्कंद गुप्त थे। किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त। कौन था? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ किए? तो पुष्यभूति ने थानेश्वर में किए थे। हर्षवर्धन कब तथा कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा? तो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने अपने गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। कनौज का संरक्षक बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित किए? तो कनौज में। हर्षवर्धन अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक से पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेनसांग थे। हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? तो शैव धर्म का उपासक था। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? फरवरी 643 ईस्वी में, कनौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह थे। वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी था। वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य तथा किस जिले में स्थित है? तो कर्नाटक यानी बीजापुर जिले में। जयसिंह के बाद वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासन के शासनकाल में की थी? तो स्थापना विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के समय में किए थे। वेंगी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो एलौर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन प्रथम था। उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जिसके समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ था? तो श्री विष्णु को। पल्लव शासक श्री विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव के थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची के
मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया था? संस्कृत भाषा के। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्राचार्य थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मानखेड़, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा किसे परास्त कर दी थी? तो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है? तो एलोरा का गुफा का मंदिर। एलोरा का गुफा मंदिर। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किन धर्मों से था? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी तीनों धर्म से संबंधित थे। एलोरा के 34 गुफाओं में अधिकांश का संबंध किस धर्म से था? तो हिंदू धर्म से। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूटकालीन मंदिर, जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण है, तो दशावतार का मंदिर। एलोरा के दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दंती दुर्ग। कौन? तो दंती दुर्ग ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जिसका शासनकाल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है, तो गोविंद तृतीय को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्क द्वितीय थे। किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किए थे? तो तैलप द्वितीय ने। कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो बीदर, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो विक्रमादित्य छठा यानी षष्ठ था। विक्रमांक देवचरित्र विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन चरित्र के रचयिता कौन है? तो विल्हन है। किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा, जो कि एक हिंदू परिवार संहिता है, नाम से टीका लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य के छठे शासनकाल में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ थे। तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विद्यालय में कौन से उपाधि धारण किए थे? तो नरकेश्वरी। विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना, आदित्य प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? तो शिव का था। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राजाधिराज प्रथम हुआ था। एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो राजाधिराज प्रथम ने किया था। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली में निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में, द्रविड़ शैली में हुआ था, विजयालय ने करवाया था। किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष तक पहुंची थी? तो चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशाल शिखर। चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? तो पिरामिड के आकार के होते थे। तंजौर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजाराज प्रथम ने। किस मंदिर के विमान गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिली मीनार को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है? तो तंजौर का, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। कावेरी नदी तट पर स्थित गंगैकोंड चोलपुरम के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो चिदम्बरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, अपरांतक प्रथम ने स्थापना यानी निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत व राजवंशों का उदय हुआ था, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था तो गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज थे। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किए थे?
तो मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो वत्सराज थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल थे। पाल शासनकाल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? एक मुंगेर और पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल व देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का श्रेय है? तो धर्मपाल की। पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल को माना जाता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो देवपाल को माना जाता है। किस पाल शासक ने वर्तमान में भागलपुर के कहलगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू किया हुआ था? तो कनौज नगर पर। कलिंग के मेघवाहन या चेदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महामेघवाहन को माना जाता है। कलिंग के चेदी वंश का महान व एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो खारवेल थे। खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या मिलता है? तो हाथी गुफा का शिलालेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता चंद्रबरदाई किस शासक का राजकवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का। तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई कब तथा किसके साथ हुई थी? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। किस युद्ध के बाद भारत में पहली बार मुस्लिम राज स्थापित हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध में पहली बार भारत में मुस्लिम राज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेखों में जिसे कुरु प्रदेश के लिए झंझावात और गुर्जारों के लिए अग्नि के समान कहा गया है? तेसोवर्मन को। चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर थे। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था? तो धंगदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन थे। किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक समुद्र चलाया था? तो लक्ष्मण सेन ने। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक किसे माना जाता है? तो लक्ष्मण सेन को। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना किसने किए थे? तो जयदेव ने। आर्य सप्तशती की रचना किसने की? तो गोवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव धोई गोवर्धन हल्ला युद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के। आबू पर्वत राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो बिमल शाह ने। किस सोलंकी शासक ने राजधानी के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित की थी? तो जयसिंह सिद्धराज ने। सोलंकी वंश का सबसे योग्य प्रतापी शासक कौन था? तो जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय थे। कश्मीर के लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। उड़ीसा के किस शासक ने पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह प्रथम ने। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक और पहला स्वतंत्र शासक कौन था? विष्णुवर्धन था। कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षक था? तो नरसिंह द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज की राजधानी द्वार समुद्र में स्थानांतरित की थी? तो विष्णुवर्धन ने। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किस ईस्वी में तथा कहाँ हुए युद्ध में पराजित हुए? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा मुगल सम्राट अकबर के किस सेनापति के बीच हुआ था? तो मानसिंह के बीच हुआ था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने? तो राणा कुंभा ने। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो यूनानी भाषा में।
बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो द्रविड़ों को। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने। भागवत धर्म का महाप्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो महाभारत के उपाख्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रारंभ सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता में। भागवत धर्म में विष्णु को क्या नाम दिया गया है? तो वासुदेव। ब्राह्मण धर्म के जटिल कर्मकांड एवं यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाला प्रथम धर्म था भागवत धर्म। भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत को। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? तो भक्ति भाव समर्पण। श्रीमद् भागवत के किस स्कंद यानी शाखा का विशेष महत्व है जिसमें कृष्ण अवतार का वर्णन है? तो 10वीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत धर्म का विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो 6 ईसा पूर्व में। वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। विष्णु की अधिकतम अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24 हैं। वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र था मथुरा। भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? तो शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है तो पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लकुलिश थे। लकुलिश रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी है। लकुलिश का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेवाड़, जो कि राजस्थान में पड़ता है। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है तो वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन होता है? तो वेद व्यास कहलाता है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडल में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाओं या श्लोकों मंत्रों की कुल संख्या है? तो 10,580 है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो वरुण देवता से समर्पित है। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? अपौरुषेय। साम वेद में कुल कितने मंत्र ने ऋचाएँ हैं? तो 1875 हैं। का साम वेद का अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो यज्ञ विधि का। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन है? तो शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद हैं। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडल व सूक्त हैं? तो 20 मंडल और 730 सूक्त हैं। अथर्ववेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 5,987 ऋचाओं है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखित विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान है। उपनिषद किस रूप में लिखे गए हैं? तो गद्य व पद दोनों में लिखा गया है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म विद्या या वेदांत के नाम से भी उपनिषद को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन आख्यानों से मुक्त ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। तो पुराणों की रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष या उग्रश्रवा को। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमाणिक स्मृति है मनु स्मृति है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है रामायण व महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा तथा किस भाषा में की गई थी? तो व्यास और संस्कृत भाषा में किया गया था। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। सबसे प्राचीन वेद
कौन सा है? तो ऋग्वेद है। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद ग्रंथ में है। तो कौन सा वेद मूलतः कर्म कांड ग्रंथ है जिसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन है? तो यजुर्वेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को। किसे माना जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद दोनों पद में है, यानी गद और पद दोनों में है। कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारक, जंत्र तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है? तो अथर्ववेद। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद है? तो आयुर्वेद है। जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक तथा तीर्थकर कौन है? तो ऋषभ देव हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो ऋषभ देव की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कैलाश पर्वत पर। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो साढ़ है। जैन धर्म के 23वें एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ हुए। पार्श्वनाथ किस इक्ष्वाकु वंशीय काशी नरेश के पुत्र थे? तो अश्वसेन के। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा था। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी कौन बनी? तो वामा या प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? तो निग्रंथ कहा गया है। पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता कौन थी? तो पुष्पचूला। पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया और कौन कौन? तो 4 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और असत्य। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व तथा कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंभग्राम में हुआ था। तो महावीर की माता का नाम क्या है? तो त्रिशला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? तो चेटक की। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय वर्ण के थे। महावीर के पिता किस कुल के थे? तो ज्ञात्रक कुल के थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो अनुज्या प्रियदर्शनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा उससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था? तो 30 वर्ष में। नंदीवर्धन महावीर के बड़े भाई। महावीर को कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तिरुजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जमाली। तो महावीर की प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी? तो चंपा बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व तथा कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो गया था। प्रथम जैन संगीति कितने ईसा पूर्व में तथा कहाँ हुई थी? 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। तो द्वितीय जैन संगीति कब तथा कहाँ हुई थी? तो 512 ईस्वी वल्लभी में हुआ था। द्वितीय जैन संगीत का नेतृत्व किसने किया था? तो देवर्धि गणी ने किए थे। द्वितीय तीर्थंकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथी है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शंख था। किस जैन तीर्थंकर ने जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश दिया था? तो पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो महावीर को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो सुधोधन नाम था।
तो गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी। गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। कौन वंश की थी? तो कोलीय वंश। गौतम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी? तो 7वें दिन। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा किसके साथ हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास गए? तो अलार कलाम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की थी? तो सांख्य दर्शन से। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? अलार कलाम हुए। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए? तो उरुवेला गए थे। उरुवेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठ गए? यह वृक्ष किस नदी के किनारे है? तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए थे और निरंजना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा तथा जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाने लगा? तो बुद्ध। और वह स्थान क्या कहला गए? तो बोध गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य कहाँ तथा किन्हें दिया? तो बुद्ध ने प्रथम उद्देश्य सारनाथ या 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ से गौतम बुद्ध कहाँ गए थे? तो काशी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए तथा वहाँ के किस तत्कालीन राजा ने उनकी शिष्यता ग्रहण की? तो राजगिरी गए थे और बिंबिसार ने उनकी शिष्यता का ग्रहण किए थे। राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दे दिए थे? तो वेलु वन ने दान में दे दिए थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो प्रसेनजीत व उदयन थे। बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था? तो प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब तो कहाँ तथा कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण धर्म। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्धम, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगीति बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में किस स्थान पर हुई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशुघोष थे। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। गौतम बुद्ध ने ये अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है? तो धम्मपद को। बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? त्रिपिटक साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार दुखों से भरा है यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो उपनिषद से लिया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। कहाँ? तो वैशाली में। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें।